नमस्कार, मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। कानूनी जानकारी की इस सीरीज में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर हम चल रहे हैं, किसी भी क्रिमिनल लॉ का कोई भी ऑफेंस हो, उसमें जो प्रोसीजर है, अगर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है तो बीएनएसएस 2023 के अकॉर्डिंग ही होगा। अध्याय 4 से शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 बात करता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है उनकी शक्तियों, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को सहायता करने का जो जनता का कर्तव्य है उसके बारे में। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास क्या शक्तियां होंगी? धारा 30 इसके बारे में बात करती है। धारा 30 कहती है कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ, जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है जिसको एसएचओ कहा जाता है या थाना अध्यक्ष कहा जाता है, थाना प्रभारी कहा जाता है, उससे जो है पंक्ति में जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो सर्वत्र स्थानीय क्षेत्र में, जो उसका स्थानीय क्षेत्र है उसमें जो है सर्वत्र स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वे नियुक्त हैं उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो एसएचओ से पंक्ति में वरिष्ठ है, ऐसा पुलिस अधिकारी जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माना जाएगा और वो थाने की सीमाओं के अंदर जो है अपनी उन शक्तियों का प्रयोग जो है कर सकता है। फिर धारा 31 बात करती है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करने के लिए आबद्ध होगी? पहले इसमें अगर है वो उचित रूप से सहायता मांगता है तब, या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करता है कि उसको पकड़ना है, निकल भागने से रोकना है, इसके संबंध में है। कोई शांति भंग कर रहा है उसका निवारण करना है, शांति भंग का निवारण या दमन करना है, उसमें जो है जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। कोई अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है उसके निवारण के लिए जो है जनता मदद करेगी। इसके बाद आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 जो है बात करता है पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति की जो है सहायता कब जनता करेगी, जब वो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति जो है पुलिस अधिकारी से भिन्न है और उसको पावर दी गई है कि वो वारंट का निष्पादन करे, निष्पादन में जो है या सहायता करे उसकी, तब वह व्यक्ति जिसको वारंट निर्देशित किया गया है, पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है, तब जो है उसको सहायता कर सकती है। इसके बाद धारा 33 बताती है कुछ अपराध जो हैं जिनकी सूचना जनता द्वारा दी जाएगी। जो अपराध हैं उनके संबंध में बीएनएस की धारा 103 से 105 जो चैप्टर 6 से संबंधित अपराध है, चैप्टर 6 से संबंधित अपराध हैं। मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में 111 से 113 हैं, 140 से 144 हैं। ये सब जो सारे अपराध हैं जो हीनियस क्राइम हैं उनसे रिलेटेड जो है, अगर इस आशय की कोई सूचना हो जनता के पास या किसी व्यक्ति के पास, तो वो तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना देगा। और अपराध के अंतर्गत जो है भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया ऐसा कोई भी कार्य जो भारत में यदि किया जाता तो अपराध होता, तो जो है ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। उसके बाद धारा 34 बात करती है कि ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के क्या रिपोर्ट करने का कर्तव्य क्या होगा। ग्राम में नियोजित किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी
और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो भी निकटतम हो कोई भी जानकारी जो उसके पास है तत्काल देगा। क्या जानकारी? जो कोई चुराई हुई संपत्ति का या तो कुख्यात खरीदार है या विक्रेता है, चाहे वो स्थायी तौर पर निवास करता हो या फिर अस्थायी तौर पर निवास करता हो। इसके बाद अगर कोई लुटेरा वगैरह है, निकल भागा है, जो कि दोष सिद्ध कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा और निकल भाग गया है, या कोई उद्घोषित अपराधी है जिसे न्यायालय के द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, या कोई ऐसा संदेह विद्यमान है कि ऐसा व्यक्ति जो है किसी रास्ते से होकर गुजरता है या आता जाता है, या उसके गांव के निकट कोई अजमानती अपराध या दंडनीय अपराध जो है 189 या 191 से संबंधित कोई दंडनीय अपराध किए जाने का कोई आशय है, कोई आकस्मिक जो है मृत्यु वगैरह हो गई है या कोई संदेहजनक परिस्थिति में कोई मृत्यु हो गई है तो उसकी सूचना वगैरह दी जाएगी। किसी संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में है, उसमें मजिस्ट्रेट को सूचना देने की बाबत है। ग्राम के अंतर्गत गांव की जो भूमियां वगैरह हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। उद्घोषित अपराधी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय के द्वारा जो है किसी मुकदमे में किसी जो उपस्थित नहीं हुआ है और न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा जारी की जा चुकी है और ऐसा अपराध जो है 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है। इसके बाद ग्राम के मामलों के संबंध में जो नियोजित अधिकारी हैं, ग्राम प्रशासन के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है, यह है। इसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 जो है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में बात करता है। चैप्टर 5 की धारा जो 35 है वो बताती है कि पुलिस जो है वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, तो इसमें पहला है कि वो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है या उसके बाद कोई उसके विरुद्ध कोई उचित परिवाद किया जा चुका है जिसकी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कारावास जो है कम से कम 7 वर्ष तक का है, चाहे वो जुर्माने से रहित हो या जुर्माने सहित हो। पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद की सूचना है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया गया है। पुलिस अधिकारी यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी ऐसे कोई व्यक्ति जो कोई अपराध करने से रोकने के लिए, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है उत्प्रेरित करने, धमकी देने या उसको वचन देने यानी कसम जिसे कहा जाता है कसम वगैरह खिलाई गई है, या ऐसे पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, उसको रोकने के लिए है। या कोई जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग खड़ा हुआ है, कोई चुराई हुई संपत्ति का जिस पर संदेह है, संघ के सशस्त्र बलों का कोई अभित्याजक होने के नाते जिसका संदेह है कि वो अभित्याजक है, संघ के सशस्त्र बलों का कोई सिद्ध दोष हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है, उसने नियमों का भंग किया है। इसके बाद उपधारा 2 बताती है, धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध के संबंध में है, जिसके विरुद्ध परिवाद किया जा चुका है या ये सूचना प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है कि वो मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। धारा 3 बात करती है कि पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में
जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, यानी कि गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह है कि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है, संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात यानी कि उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। इसी को कहा जाता है, जो नोटिस दी जाती है 35 धारा 3 की जो नोटिस दी जाती है बीएनएसएस में, वो यही होता है। इसमें होता है कि अगर आपके द्वारा कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो पुलिस इस उद्देश्य से इसमें नोटिस जारी करती है कि आइए आप इन्वेस्टिगेशन में जो है मदद करिए। जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का एक कर्तव्य होगा कि वो सूचना के निर्बंधों का अनुपालन करे, यानी कि जिसको 35(3) के तहत नोटिस जारी की जाती है उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो जो उसमें निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करे। अगर ऐसा व्यक्ति जो है निर्देश का पालन नहीं करता है वो तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है, वहां उसे सूचना में विनिर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय न हो उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यानी कि संज्ञेय अपराध के मामलों में जब ये नोटिस पुलिस के द्वारा 35 धारा 3 के तहत जारी की जाती है और कोई व्यक्ति उसका अनुपालन करता रहता है तो उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस अधिकारी की ये राय न हो और उस कारणों सहित उसमें लेखबद्ध किया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का जो है गिरफ्तारी किया जाना क्यों जरूरी है। धारा 6 में बात की जाती है कि जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निर्बंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, अगर असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है, यानी कि अपनी पहचान भी नहीं बताता है, वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है, यानी गिरफ्तारी के लिए उसे न्यायालय के आदेश की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद धारा 7 है, कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो शिथिलांग है यानी कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो जो पुलिस उप अधीक्षक है, पुलिस उप अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी न हो जिसकी अनुमति के बगैर जो है गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके बाद धारा 36 बात करती है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी जो हैं उनका कर्तव्य क्या होगा। अगर गिरफ्तारी होती है, जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है उसका क्या कर्तव्य होगा और क्या प्रक्रिया होगी। जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है वो अपने नाम की सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा। यानी कि जो पुलिस अधिकारी अगर किसी मामले में आपको गिरफ्तार करने आया है तो सबसे पहले जरूरी है कि उसकी सही पहचान हो, यानी कि वो किस पद पर है, इसके लिए वो अपनी स्पष्ट पहचान धारण करेगा, उसका नाम क्या है, जिससे कि उसकी पहचान आसानी से हो सके। फिर दूसरी चीज है गिरफ्तारी का वो एक ज्ञापन तैयार करेगा। क्या करेगा? ज्ञापन तैयार करेगा गिरफ्तारी का, जिसको अरेस्ट मेमो बोला जाता है, जिसको अरेस्ट मेमो बोला जाता है। और वो गिरफ्तारी का ज्ञापन जो तैयार होगा वो कम से कम एक साक्षी के द्वारा अनुप्रमाणित होगा। अनुप्रमाणित का मतलब है कि उस साक्षी के उस पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है, यानी कि उसके परिवार का सदस्य है। अगर वहां परिवार का सदस्य नहीं है तो उस परिक्षेत्र का, यानी कि जहां गिरफ्तारी हुई है उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित सदस्य हो उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे और गिरफ्तार व्यक्ति जो किया गया है उसके भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे।
एक, फिर उसके बाद जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित यानी कि उस पे हस्ताक्षर न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये सूचना देगा कि उसे ये अधिकार है कि वह उसके किसी नातेदार, मित्र, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। जी हाँ, अगर कुटुंब के किसी सदस्य के द्वारा यह अनुप्रमाणित नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह व्यक्ति जिसको बताए, चाहे वो उसका नातेदार हो, उसका मित्र हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, जिसको वो बताए उसको उसकी गिरफ्तारी की सूचना तत्काल देगा। इसके बाद बात आती है धारा 37 की। धारा 37 बताती है पदाभिहित पुलिस अधिकारी कौन से होंगे। राज्य सरकार जो है प्रत्येक जिला और राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाएगी, एक तो जिला स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में ऐसे पुलिस अधिकारी को जो है पदाभिहित करेगी यानी कि नियुक्त करेगी जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से क्या नीचे का नहीं होगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते, ऐसे अपराध की प्रकृति, उन पर आरोप जो लगाया गया है उसमें, और पुलिस थाने और जिला स्तर के मुख्यालयों पर किसी भी रीति में जिसमें डिजिटल रंग भी है प्रमुखतया प्रदर्शित की जाएगी के बारे में जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम, पता, किस अपराध में गिरफ्तार किए गए हैं, उन पर क्या आरोप लगाया गया है और किस थाने में है, वो डिजिटल ढंग से भी प्रमुखतया प्रदर्शित करेगा और उसका जिम्मेदार होगा। उसके बाद आती है धारा 38। धारा 38 जो है वो बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा 38, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है तब गिरफ्तार व्यक्ति जो है पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का उसका कानूनी अधिकार होगा, लेकिन वो संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं मिल सकता है। कुछ समय के लिए वो अपने अधिवक्ता से मिल सकता है, उससे कानूनी सलाह ले सकता है। इसके बाद धारा 39 बात करती है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। अगर कोई व्यक्ति जो है अपना नाम और निवास सही नहीं बताता है तो भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। जब कोई व्यक्ति इसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अगर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा बताता है जो कि विश्वास योग्य नहीं है, तब ऐसे अधिकारी के द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका सही नाम और निवास सुनिश्चित किया जा सके। जब व्यक्ति का सही नाम और निवास अब निश्चित कर लिया जाता है तब वो बंद पत्र यानी कि पर्सनल बॉन्ड या जमानत पर जो है छोड़ दिया जाएगा। यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है तो उसके समक्ष उपस्थित होगा और ये भी उसको बताया जा सकता है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष फला तारीख को जो है उपस्थित हो। धारा 3 में बात करती है कि यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अब निश्चित नहीं किया जाता है या यदि वो बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने में या यदि ऐसी अपेक्षा की जाए पर्याप्त सबूत देने में असफल रहता है तो वो अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दिया जाएगा। यानी कि अगर वो व्यक्ति जिसने नाम और निवास अपना बताने से इनकार किया है या सही नहीं बताया है और वो बंद पत्र भी निष्पादित करने में असफल रहता है 24 घंटे के अंदर, तो उसको तत्काल जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके पास भेज दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है जिसको एसडीएम कोर्ट भेजा जाता है, इसको कहा जाता है, एसडीएम के पास
भेज दिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसके बाद आती है धारा 40। धारा 40 बताती है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया। प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके बाद उसके संबंध में जो है धारा 40 बात करती है। धारा 40 कहती है कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, यानी कि जिसमें जमानत मिलना अधिकार नहीं है, असंज्ञेय और असंज्ञेय अपराध है, या कोई उद्घोषित अपराधी है, उसको गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, और पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या उसको भिजवाएगा। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 की धारा 1 के उपबंधों के अधीन आता है, तो पुलिस अधिकारी जो है उसको अभिरक्षा में ले लेगा, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लेगा, कस्टडी में ले लेगा। और ये विश्वास करने का अगर कारण है कि इसने असंज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी की मांग पर जो है अगर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या ऐसा नाम और निवास बताता है जिसके बारे में कोई विश्वास करने का सही कारण नहीं है, तो धारा 39 के उपबंधों के अधीन उसको कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि ये विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो उसको तुरंत छोड़ भी दिया जाएगा। मतलब ये प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जो गिरफ्तारी की जाती है उसके संबंध में है। इसके बाद धारा 41। धारा 41 बात करती है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में। मजिस्ट्रेट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कब? जब कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं जो है गिरफ्तार कर सकता है, या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। यदि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, तो वह उस समय उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए भी सक्षम है, यानी कि उस समय तुरंत गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकता है ऐसी परिस्थितियों में। इसके बाद धारा 42। धारा 42 बात करती है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। जो सशस्त्र बल है केंद्रीय हमारे, जिसको चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, जो सदस्य हैं सशस्त्र बल के संघ के, वो अगर अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं या उसके द्वारा किए जाने वाली कोई तत्परित बात के लिए है, उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। यह तभी है जब वो अपने पदों का निर्वहन कर रहे हैं, जब अपने पद पर कार्य कर रहे हैं तब। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार दिया गया है, वे सेवा कर रहे हों, तो उन पर भी ये उपबंध लागू होंगे और केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार कर दिया जाएगा, माना जाएगा। इसके बाद आती है धारा 43। धारा 43 बताती है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति को छुएगा, प्रस्तुत करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म के द्वारा अपने आप को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया। परंतु अगर कोई महिला है जिसको गिरफ्तार किया जाना है, जब तक परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपमाना की जाएगी। यानी कि अगर कोई महिला है तो उसे मौखिक रूप से ये बताया जाएगा और उससे अपेक्षा की जाएगी कि वो सरेंडर कर दे। और अगर जब तक परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला
को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को छुएगा नहीं। यानी कि अगर कोई महिला है तो परिस्थितियां अगर विपरीत न हो तो उसको मौखिक सूचना दी जाएगी कि वह सरेंडर कर दे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। अन्य पुरुष पुलिस अधिकारी उसके शरीर को नहीं छुएगा। धारा 2 बताती है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तारी किए जाने के प्रयास का जो है प्रतिरोध करता है, विरोध करता है या उससे बचने का प्रयत्न करता है तो वह आवश्यक सब साधनों का उपयोग जो है कर सकता है गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान रखते हुए गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकता है। कब कर सकता है? जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी हैं, अभिरक्षा से जो निकल भागे हैं, या संगठित अपराध के संबंध में है, आतंकवादी कृत्य किया है, औषधि संबंधी कोई अपराध है, अस्त्र शस्त्र का अवैध कोई कब्जा है, 3/25 4/25 का कोई हत्या या बलात्संग का कोई मामला है, या अमली हमला किया है, करेंसी से संबंधित कोई कूटकरण किया है, मानव दुर्व्यापार है, बच्चों के विरुद्ध कोई लैंगिक अपराध से संबंधित है, या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है, तो ऐसे मामलों में जो है पुलिस अधिकारी अपराध की गंभीरता को देखते हुए हथकड़ी भी लगा सकता है अभियुक्त के। धारा 4 बताती है कि इस धारा की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु पारित करने का अधिकार नहीं देती। यानी कोई भी बात जो है इस धारा की किसी भी व्यक्ति की अगर वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का उस पर अभियोग नहीं है तो मृत्यु पारित करने का अधिकार नहीं देती। धारा 5 कहती है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला जो है सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां अगर ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी और उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। यानी कि अगर कोई असाधारण परिस्थितियां न हो तो किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं तो महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करेगी, जिसकी उस मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा अपराध हुआ है। उसके बाद उस महिला की गिरफ्तारी सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व की जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसके बाद धारा 44 है। धारा 44 बात करती है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। अगर कोई अपराधी किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है तो उस स्थान की जो है तलाशी लेने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। इसके बाद धारा 45 है। धारा 45 अधिकारिता के संबंध में बात करता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी जो है वारंट का निष्पादन कर रहा है तो उसके संबंध में भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। वारंट के निष्पादन में जो है किसी भी भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है। अनावश्यक अवरोध न करना, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। यानी कि ज्यादा उसको परेशान नहीं किया जाएगा, न तो उसको अवरोध में रखा जाएगा, केवल उतना ही अवरोध किया जाएगा जिससे कि वो निकल कर भाग ना सके। इसके बाद धारा 47 धारा 47 बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की सूचना देना। किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना
गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके बारे में वो गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां या ऐसे गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। यानी कि अगर जिस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी का तुरंत कारण बताए कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है। धारा 2 बताती है कि अगर कोई जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वो जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और अपनी ओर से जमानत का इंतजाम कर ले। इसमें जो अजमानती अपराध के अभियुक्त से भिन्न है, यानी कि जो जमानती अपराध के संबंध में है, उनके बारे में बात की गई। उसके बाद बात आती है धारा 48 की। धारा 48 कहती है गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। इस संहिता के दिन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है उसकी जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है गए व्यक्ति की जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट करे, जिले के पदाविहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उसके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, इसकी सूचना किसे दी जानी है और जो ऐसी पुस्तकें हैं उनके प्रारूप भी जो है राज्य सरकार द्वारा जो विहित की गई हैं उनमें तुरंत उसकी एंट्री होगी और मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति प्रस्तुत किया जाता है, ये कर्तव्य होगा कि उसका समाधान करे और अनुपालन किया गया है। 49 बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी। वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का ओपंद नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन है जमानत लिए जाने का ओपंद करता है कि गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, विधिक रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या वह जमानत देने में असमर्थ है तो गिरफ्तार किए गए जो है व्यक्ति की तलाशी भी ली जाएगी, जिसको कहा जाता है जामा तलाशी। और उसके बाद पास से जो चीजें निकलेंगी वो अपग्रेड कर ली जाएंगी यानी कि ले ली जाएंगी और उसको एक रसीद दे दी जाएगी जिसमें जो कब्जे में उसकी जो चीजें लिखी मिली हैं वो सब दर्शित। और जब कभी किसी महिला की अगर तलाशी लेना हो तो ऐसी तलाशी उसकी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए महिला अधिकारी के द्वारा ही ली जाएगी। उसके बाद धारा 50 है। धारा 50 बात करती है आक्रामक आयुधों के अभिग्रहण करने में, यानी कोई अगर आक्रामक आयुध उसके पास पाया जाता वो भी ले लिया जाएगा। 51 बात करती है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, यानी पुलिस जब कोई व्यक्ति जो है जिसे किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अविकथित है और विश्वास करने का कारण है कि शारीरिक परीक्षा से उस अपराध के बारे में कोई साक्ष्य मिल सकता है, तो उप निरीक्षक से पंक्ति के नीचे का कोई न हो ऐसा पुलिस अधिकारी एक प्रार्थना पत्र जो है राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए जो देगा और उसकी सहायता के लिए जो है कि ऐसे व्यक्ति को जो है जो गिरफ्तार किया गया है उसकी परीक्षा करे और उन तथ्यों को जो साक्ष्य प्रदान कर सके अभिनिश्चित करने के लिए उतना बल प्रयोग करे जितना उचित रूप से आवश्यक हो। इस धारा के दिन जब कभी भी जो है परीक्षा महिला की परीक्षा की जाएगी तो महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा ही की जाएगी। इसके बाद धारा 52 बात करती है बलात्संग के अपराधी, जो व्यक्ति जो बलात्संग का अभियुक्त है उसकी जो है परीक्षा करने की बात की जाती है।
उसकी परीक्षा जो है स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है अस्पताल में हो सकती है, या राज्य सरकार द्वारा कोई जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है वो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 16 किलोमीटर की परिधि में जो भी चिकित्सा व्यवसायी है उनसे हो सकती है। और जो राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी जो हैं वो बिना विलंब के ऐसे व्यक्ति की जो है परीक्षा करेंगे। उसमें एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसमें प्रत्येक चीज डाली जाती है, जैसे अभियुक्त व्यक्ति का नाम और नाम पता वगैरह, उसका जो उसको लाया है उसका, एक्यूज्ड की आयु क्या है, एक्यूज्ड के जो शरीर पर क्षति वगैरह निशान अगर कोई है चोट वगैरह के, वो डीएनए प्रोफाइल के लिए अभियुक्त से शरीर के से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, उचित उनका ब्यौरा वगैरह या अन्य कोई विशेष विशिष्टियां जो हैं, रिपोर्ट संक्षिप्त में जो है अभिकथित की जाएगी कि इसके निष्कर्ष निकाला जाए, कब जो है मेडिकल प्रारंभ किया गया है, कब समाप्त किया गया है, इसका भी रिपोर्ट में सही टाइम अंकित किया जाएगा। और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो है बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेजेगा, जो धारा 193 बीएनएसएस 2023 की धारा 6 के खंड का में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में होगी, यानी कि वो चार्जशीट के भाग के रूप में जो होगी, जो कोर्ट में भेजी जाती है। इसके बाद आती है धारा 53। धारा 53 बात करती है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। जो कोई गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो है परीक्षा की जाती है। वहां भी रजिस्ट्री का चिकित्सा व्यवसायी होना चाहिए, वही करेगा। उसकी राय है कि एक और परीक्षा की जानी चाहिए तो वो ऐसा करेगा। अगर कोई महिला है तो महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा उसकी परीक्षा की जाएगी। ऐसे परीक्षा को जो है एक अभिलेख तैयार करेगा कि उसके किन किन शरीर के किन भागों पर क्षति पहुंची है, यानी चोट है या हिंसा के निशान है, चिन्ह है, उनका समय कितना पुराना है, कितनी पुरानी वो चोटें हैं, कौन सा कलर्स है, ये सारी चीजें जो है उसमें शामिल की जाएंगी। धारा 54 जो है बात करती है शिनाख्त, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, उसकी यानी कि पहचान, उसकी पहचान कराई जाएगी। व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराध के अन्वेषण के लिए आवश्यक अगर समझी जाती है तो शिनाख्त भी कराई जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। इसके बाद धारा 55 बात करती है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है तब उसमें क्या प्रक्रिया होगी। उसमें जो आदेश देगा, आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा। यदि वो व्यक्ति अपेक्षा करे तो आदेश दिखा भी देगा उसे। जो व्यक्ति गिरफ्तार जिसको करने के लिए नियुक्त किया गया है, अगर अभियुक्त व्यक्ति अगर ऐसा अपेक्षा करता है कि गिरफ्तारी का आदेश को दिखाया जाए तो वो दिखाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति जो किया जाता है उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की होती है। उसकी वो समुचित सुरक्षा करेगा और उसकी देखभाल भी करेगा। इसके बाद धारा 57 बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष लाया जाना। जब वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो या तो मजिस्ट्रेट के समक्ष या जो एसएचओ है संबंधित थाने का भार साधक अधिकारी है उसके समक्ष ले जाया जाएगा। 58 बात करता है कि 24 घंटे के से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा, जब परिस्थितियों में उचित है कि ऐसा व्यक्ति धारा 187 के दिन विशेष आदेश के अभाव में, अगर कोई आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है उससे अन्यथा नहीं रखेगा और 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकता है। 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट वो धारा 59 बात करती है अपने अपने सीमाओं के अंदर जो भी गिरफ्तारियां की गई हैं या जो वारंट के बिना जो है गिरफ्तार किए गए हैं, ऐसे सब मामलों की रिपोर्ट जो है जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा भार साधक अधिकारी के माध्यम से। धारा 60 पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन, और जो व्यक्ति अगर पकड़े गए हैं उन्मोचन उसी के बंध पत्र या जमानत पत्र या मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन ही किया जाएगा या अन्यथा
इसके बाद धारा 61 बात करती है निकल भागने पर पीछा करना और पकड़ लेना। अगर कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अविरक्षा से जो है निकल कर भाग गया है, अपने आप को छुड़ा लिया है, तो उसका जो है पुलिस अधिकारी पीछा करेंगे और उसको पुनः गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 62 बताती है कि कोई भी गिरफ्तारी जो होगी वो संहिता के अनुसार ही होगी और विधि के उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 की ओर। अध्याय 6 जो है उपस्थित होने के लिए आदेशिकाएं जारी करने की बात करता है। ये आदेशिकाएं जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होता है सम्मन और दूसरा होता है वारंट। सबसे पहले बात की गई है सम्मन के बारे में। सम्मन दो लोगों को जारी किया जाता है, एक तो एक्यूज्ड को भी सम्मन जारी किया जा सकता है और जो विटनेस है, गवाह है, उसको भी सम्मन जारी किया जा सकता है। जब सम्मन आए, सम्मन किस लिए आया है, उसके संबंध में उस पर पूरी जानकारी दी होती है। धारा 63 जो है बात करती है सम्मन के प्रारूप के विषय में कि उसका प्रारूप कैसा होगा। न्यायालय द्वारा इस संहिता के दिन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन जो है, पहली चीज तो वो लिखित रूप में होगा और 2 प्रतियों में होगा। 2 चीजें। उसके बाद न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्देशित करे, हस्ताक्षरित होगा। उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ध्यान रखने वाली चीजें हैं, पहला तो वो एक लिखित होगा, लिखित रूप में होगा, दूसरा 2 प्रतियों में होगा, तीसरा उस पर न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो अधिकारी है उसके हस्ताक्षर होंगे। न्यायालय की मुद्रा यानी कि न्यायालय की मोहर लगी होगी किस न्यायालय से वो आया है। किसी गूढ़ लेखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा और जिस पर मुद्रा न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षरित होंगे। अगर कोई डिजिटल रूप से भेजा गया है तो उसमें भी जो प्रारूप डिजिटल प्रारूप होगा उसमें न्यायालय की मुद्रा जरूर लगी होगी और हस्ताक्षर होंगे, भले वो डिजिटल हों लेकिन हस्ताक्षर जरूर होंगे। इसके बाद बात करते हैं धारा 64 की। धारा 64 बताता है कि सम्मन की जो तामील है कैसे कराई जाएगी, कैसे की जाएगी, सूचना कैसे दी जाएगी। 64 की धारा 1 बताती है कि सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या नियमों के अधीन बनाए गए जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनके अधीन उस न्यायालय के जिसने वो सम्मन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक के द्वारा की जाएगी। यानी या तो पुलिस अधिकारी कर सकता है या राज्य सरकार ने कोई नियम बनाया हो तो वो उसके अनुसार, या फिर न्यायालय जिसने सम्मन जारी किया है उसके अधिकारी या किसी लोक सेवक के द्वारा सम्मन की तामील कराई जाएगी। परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य ऐसे ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे प्रविष्ट के लिए एक रजिस्टर रखेगा। न्यायालय का रजिस्ट्रार जिस न्यायालय से भेजा गया है तो उसमें जो सम्मन्स हैं उनके बारे में जो ईमेल है, फोन नंबर है, अन्य जो ब्यौरा है जो सरकार नियमों द्वारा बनाए उनकी प्रविष्ट के लिए एक रजिस्टर रखेगा। धारा 2 कहती है कि यदि साध्य हो तो सम्मन किए गए व्यक्ति पर सम्मन की तामील उसे उस सम्मन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान यानी कि उसको देकर के जो है व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ सम्मन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो न्यायालय जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा भी तामील कराया जा सकता है। यानी कि ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से भी उसको उसकी सूचना दी जा सकती है, लेकिन उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद उपधारा 3 जो बात करती है
इस प्रकार सम्मन की तामीली की गई है। यदि तामील करने वाले अधिकारी के द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, यानी कि उसके हस्ताक्षर बनवाएगा। इसमें यह होगा कि उस व्यक्ति को जो है इसकी सूचना दे दी गई है। समन का मतलब है मुख्य रूप से उसकी सूचना देना, किस तारीख को आपको मुकदमे में संबंधित न्यायालय के समक्ष हाजिर होना है। इसके बाद धारा 65 बात करती है निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटी पर समन की तामील कैसे की जाएगी। जो निगमित निकाय है यानी कंपनियां वगैरह हैं, तो कंपनियों पर अगर या कोई जो है तो भारत सरकार में कंपनी निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कोई अन्य अधिकारी है, उनके पते पर जो है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं या साधारण डाक से भी भेजे जा सकते हैं। फिर धारा 66 बात करती है जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब क्या प्रक्रिया होगी तामील की। जब समन किया गया व्यक्ति नहीं मिलता है सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी, तो समन की 2 प्रतियों में से एक को उसके परिवार के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकेगी। यदि तामील करने वाले अधिकारी के द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास सम्मन छोड़ा जाता है उसकी दूसरी प्रति के पृष्ठ पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, यानी कि उसके हस्ताक्षर कराएगा, साइन कराएगा, जिसे जरिए वारिसान तामीला कहा जाता है। जरिए वारिसान तामीला वकालत की भाषा में इसे कहा जाता है। प्रैक्टिस के दौरान जरिए वारिसान तामील कराया गया। और स्पष्टीकरण दिया है सेवक यानी कि नौकर को इस धारा के अंतर्गत परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। इसके बाद धारा 67 है। धारा 67 बात करती है जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब, यानी कि जरिए वारिसान भी तामील न हो सके और व्यक्तिगत भी न हो सके, तब क्या किया जाएगा। तब सम्मन की 2 प्रतियों में से एक को उसके घर या वास स्थान जहां वो रहता है इसमें सम्मन किया गया है उसके साधारणतया निवास करता है तो उस सहज रहस्य भाग पर लगाई जाएगी जहां से आसानी से देखा जा सके, और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वो ठीक समझे या तो घोषित कर सकेगा कि सम्मन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का जो है आदेश दे सकेगा जिसे वो उचित समझे। इसके बाद सरकारी सेवक है तो उसके लिए सम्मन तामील कैसे होगा, तो जहां वो काम कर रहा है उसके कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वो व्यक्ति सेवक है, यानी कि जिसमें वो कार्य कर रहा है, वो उसको तामील कराएगा और न्यायालय को हस्ताक्षर करा के लौटा देगा। इसके बाद धारा 69 है। धारा 69 बात करती है कि स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मन की तामील। जो स्थानीय सीमाएं हैं उनके बाहर सम्मन कैसे तामील कराया जाएगा। जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की जो है तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता से बाहर किसी स्थान में की जाए, वो साधारणतया ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसमें स्थानीय अधिकारिता के भीतर तामील की जानी है। अगर स्थानीय अधिकारिता के बाहर है तो तामील कराने के लिए सम्मन को उस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में जो है उसको भेजा जाएगा 2 प्रतियों में, वो वहां तामील कराएगा। इसके बाद धारा 70 है। धारा 70 बात करती है ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत क्या होगा। सबूत जिसके पास छोड़ा गया था, यानी कि तामील की गई मामले में सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तत्परित ये शपथ पत्र की ऐसे सम्मन की तामील हो गई है और सम्मन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा को सम्मन प्रदत्त किया गया था या जिसके पास छोड़ा गया था प्रष्टांकित होना तत्परित, यानी कि उसको उसके जो है पीछे साइन करा लिए गए थे
तो माना जाएगा कि वो सम्मन तामील हो गया है। इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न कर किया जा सकता है और उस न्यायालय को भी भेजा जा सकता है। इसके बाद धारा 71 जो है साक्षी पर समन की बात करती है, यानी कि जो गवाह है उस पर। पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए सम्मन जारी करने वाला न्यायालय ऐसे सम्मन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि सम्मन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या कारोबार करता है या स्वयं काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भी की जाए। जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तत्परित अभिस्वीकृत या डाक कर्मचारी द्वारा तत्परित या प्रष्टांकन की साक्षी ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है या न्यायालय के समाधान हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा भी जो है प्रदान के सबूत पर सम्मन जारी करने वाला न्यायालय घोषित कर सकता है कि सम्मत रूप से उसकी तामील कर दी गई है, जब वो लेने से इनकार कर देता है तब। फिर इसके बाद आता है गिरफ्तारी का वारंट। ये सम्मन पर व्यक्ति हाजिर नहीं आता है न्यायालय में तो फिर गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा और उसकी अवधि क्या होगी? न्यायालय द्वारा इस संहिता के दिन जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट लिखित रूप में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी, यानी कि मुहर लगी होगी। और वारंट कोई तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा रद्द नहीं किया जाता या जब तक वो निष्पादित नहीं हो जाता। या तो न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया जाए या वो निष्पादित हो जाए, तब तक जो है वो प्रवर्तन में रहता है। इसके बाद धारा 73। धारा 73 बात करती है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर प्रष्टांकन द्वारा स्व विवेकानुसार ये निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय और तत्पश्चात जब न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं किया जाता है तब तक अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करे। तो वह अधिकारी इसे वारंट निर्देशित किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा में छोड़ देगा। कहने का मतलब यह है कि जब वारंट जारी किया जाता है तो वारंट जारी करने वाला जो पीठासीन अधिकारी है, जैसे VW जारी किया गया है वेलेबल वारंट, तो उसमें वो राशि भी अंकित की जाती है, जैसे VW 10,000। तो इसका मतलब है कि उससे जो है जब वारंट का निष्पादन कराया जाए तो उसको ये भी बताया जाए कि 10,000 रुपए की प्रतिभूति पर उसे छोड़ा जाता है और वो निर्धारित समय स्थान पर उपस्थित हो। इसमें प्रतिभूओं की संख्या भी होगी, वो रकम वगैरह भी होगी जिसके लिए वो आवत किया गया है, वो समय जब न्यायालय में उसको उपस्थित होना है, यानी कि तारीख और समय। जब कभी प्रतिभूति ली जाती है तब वो अधिकारी इसे वारंट निर्देशित है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देता है, यानी कि PV जो है भरकर वो न्यायालय में भेज देता है कि ऐसे व्यक्ति से जो है जानकारी इसको दी गई है और वो समय स्थान पर उपस्थित होने के लिए उसने बंद पत्र भी दिया है। इसके बाद धारा 74। धारा 74 जो है वो बात करती है वारंट किसको निर्देशित होंगे। गिरफ्तारी का वारंट साधारणतया एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्देशित कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देशित है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाएगा, यानी कि वारंट का निष्पादन जो है एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्देशित होगा। इसके बाद धारा 75 है। धारा 75 जो है वो बात करती है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष व्यक्ति को, उद्घोषित अपराधी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में भी अस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तारी के लिए वो वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में या प्रवेश करता है तो वह वारंट का निष्पादन करेगा। अगर ये वारंट जो है निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, यदि वह धारा 73 के अधीन उसने प्रतिभूति नहीं ली है तो उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको भिजवाएगा। इसके बाद धारा 76 है। धारा 76 जो बात करती है पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट के विषय में। किसी भी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, इसको निर्देशित है। और ज्यादातर जो वारंट हैं वो एसएचओ को निर्देशित होते हैं। एसएचओ संबंधित थाने का जो प्रभारी अधिकारी होता है उसको निर्देशित होते हैं। वो स्वयं उनका निष्पादन कर सकता है या अपने जो हल्के के जो दरोगा हैं, जिनको हल्का दरोगा वगैरह कहा जाता है, जो हल्का जिनका क्षेत्र निर्धारित होता है उनको निष्पादन के लिए भेज दिया जाता है। धारा 77 जो बात करती है वारंट के सार की सूचना। जो वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा, उसको बताएगा तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। अगर वो चाहता है तो उसको वारंट वो दिखाया भी जाएगा। इसके बाद धारा 78 है। धारा 78 बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। वारंट के दिन जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उसे 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उसे बिना विलंब के जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके बाद धारा 79 बात करती है वारंट कहाँ निष्पादित होगा। भारत के किसी भी स्थान में जो है वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। भारत के किसी भी स्थान में वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। इसके बाद धारा 80 है। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। अगर अधिकारिता के बाहर है तो पुलिस अधिकारी को निर्देशित करने की बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा या जिला पुलिस अधीक्षक, जिला आयुक्त को भेज सकेगा जिसकी अधिकारिता या स्थानीय सीमाओं में उसका निष्पादन किया जाना है। यानी कि अगर वो उसकी स्थानीय अधिकारिता से बाहर है, निष्पादन के लिए वारंट भेजना है तो वो रजिस्टर्ड डाक से कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधीक्षक को या पुलिस आयुक्त को या जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वो है उसको डाक से जो है भेज सकता है। उपधारा 2 बात करती है कि वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार, ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो तो धारा 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले को ये निश्चित करने के लिए जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ होने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजिएगा। इसके बाद 81 अधिकारिता के बाहर निष्पादन करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट जो है वो भार साधक अधिकारी से निम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी जिसकी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उस वारंट का निष्पादन करने के लिए है ले जाएगा। इसके बाद 82 है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने की प्रक्रिया। अगर जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उस जिले के बाहर किया जाता है जहां वो जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वारंट जारी किया है गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर अगर है या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त जिसकी अधिकारिता के स्थानीय
सीमाओं के भीतर गिरफ्तारी की गई है, पहले उससे प्रतिभूति ले ली जाएगी, ऐसे जिला या मजिस्ट्रेट के आयुक्त के समक्ष उसको ले जाया जाएगा और उसको तुरंत जानकारी दी जाएगी जहां वो साधारणतया निवास करता है वहां। इसके बाद 83 बात करती है धारा 83 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाता है। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में जो है भेज देगा। यानी जो गिरफ्तार किया गया है वो स्थानीय सीमाओं से बाहर का है, तो पहले पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के पास इसको लाया जाएगा, और जब ये श्योर हो जाता है कि जिस न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया था उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, तो श्योर होने के बाद वो उसे उस न्यायालय की अभिरक्षा के लिए भेज देगा। इसके बाद धारा 84 बात करती है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के बारे में। यदि किसी न्यायालय के द्वारा चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या बिना यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसने वारंट जारी किया है वो फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे वारंट का निष्पादन न हो सके, तो ऐसा न्यायालय उससे ये अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकेगा कि वो व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के बाद होगा। ये भी ध्यान देने योग्य चीज है कि जो उद्घोषणा होती है, यानी जो फरार मफरूर होने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जाता है, वो उद्घोषणा जारी होने के लिए उसको कम से कम 30 दिन का टाइम मस्ट है। इससे पहले का की जो है टाइम डेट यानी कि नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो वो कानूनन न्यायसंगत नहीं है। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। कौन कौन रूप में? मतलब उस नगर या ग्राम में जिसमें वो रहता है, कोई सहज स्थान दृश्य पर लगाई जाएगी या सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी, उस न्यायालय के जो है एक सहज स्थान पर चिपकाई जाएगी। उसे ठीक समझता है तो दैनिक समाचार पत्रों में भी उसको निकलवाया जाएगा, प्रकाशित कर दी गई घोषणा निकाली जाएगी जो प्रकाशित की गई है। अगर वो 10 वर्ष आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय बनाया गया है तो ऐसी घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे वह ठीक समझे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। 85 जो है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में बात करता है। कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे। उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी समय उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वो व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली गई है अपनी जंगम संपत्ति या उसके किसी भाग को वहन करने वाला है, न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो उद्घोषणा के साथ ही कुर्की का आदेश भी जारी कर दिया जाता है। ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वो दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उसे जिले के बाहर उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक जिले का जो है मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के स्थित होने का प्रश्नांकन न कर दे। सियासी बात करता है उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की के संबंध में उसकी पहचान प्रॉपर्टी की कैसी होगी। 87 बात करता है कुर्की के बारे में जो दावे और आपत्तियां होंगी उनके बारे में क्या होगी, उनके दावे आपत्तियां होंगी, उनकी जांच की जाएगी, पूर्णतया उनको भागतया मंजूर किया भी जा सकता है और मंजूर नहीं भी किया जा सकता है।
88 में कुर्क हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापिस करने के बारे में बात की गई है। अगर वो क्षयशील है तो उसको जो है न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए है, तो उसको बेच दिया जाएगा, यानी विक्रय करा दिया जाएगा। कुर्क संपत्ति वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश की अपील भी होगी। साधारणतया वहीं होगी जहां दंडादेशों से संबंधित मामलों की अपील होती है। इसके बाद आदेशिकाओं के संबंध में जो अन्य नियम है उनके बारे में बात की गई है। समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। अगर कोई व्यक्ति उपस्थिति के लिए समन जारी करने के लिए संहिता के द्वारा सशक्त किया गया है और वो अपने कारणों से ऐसा दिखाता है कि उसको समन की बजाय उसको वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। क्यों उससे ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति फरार हो सकता है या समन के नियमों का वो पालन नहीं कर रहा है, असफल कर रहा है, तब उसमें जो है वारंट जारी किया जा सकता है। उपस्थित के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति यह धारा 91 में बताई गई है। कौन रख सकता है? न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है और ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तब वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वो जो उसके समक्ष मामला गया है उसमें बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे। उपस्थिति का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। जो व्यक्ति उपस्थिति के लिए इसने बंद पत्र या जमानत पत्र दिया है, जब वो भंग हो जाता है तो उस न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है निर्देश देते हुए उसको वारंट जारी कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। 93 जो है बात करता है इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों पर लागू होना, यानी कि जो ये चैप्टर है ये समन और वारंट के लागू होने के बारे में ही जारी किए लागू होता है। ये चैप्टर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट्स हो या कोई भी चीज जो समझ नहीं आई है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम आपके प्रश्नों का उचित उत्तर तर्कसंगत तरीके से देने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।